अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद। बाब नंबर 10 इत्ला। इंस्पेक्टर ने वायरलेस सेट बंद किया और अपने सामने खड़े जवानों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस जजीरे पर ऐसी जगह देखी है जहाँ 3 बोरियां हों और वहाँ पर निशानेबाजी की मशक होती हो? नहीं सर, अभी तक वहाँ नहीं गए, उनमें से एक ने जवाब दिया। तो इंस्पेक्टर मंसूर ने चंद लम्हे सोचा और वायरलेस सेट ऑन करके यही सवाल दोहरा दिया। ये सवाल जजीरे पर मौजूद हर उस शख्स तक पहुँच गया था जिसके पास वायरलेस सेट था। चंद मिनट बाद उसे जवाब मौसूल हो गया, सर हम ऐसी ही एक बोरी से कुछ फासले पर हैं। ठीक है, लोकेशन समझाओ, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा और फिर दूसरी तरफ से लोकेशन समझाई जाने लगी। तकरीबन 20 मिनट बाद इंस्पेक्टर मंसूर इस बोरियों वाली जगह के पास खड़ा था। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जवान खड़े थे। उन्होंने पहले लकड़ी के हट देखे कि कहीं यहाँ से तो कोई रास्ता ज़ेर ज़मीन नहीं जा रहा। देर तक तलाश बिस्यार के बाद वहाँ कुछ नहीं मिला। इस दौरान चंद जवान उन बोरियों की जानिब बढ़े। उन्होंने टारगेट के निशान को देखा, उसे हिलाया तो उसके पीछे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। बाकी 2 बोरियों को देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर मंसूर तेजी से आगे बढ़ा और उस दरवाजे के पास जा पहुँचा। अंदर से आने वाली महक कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी मछली या किसी ऐसे ही जानवर की सड़ांध फैली हुई हो। उन्होंने अपनी नाक पर रुमाल बांधे और अंदर चले गए। वहाँ अंदर एक सुरंग थी जो धीरे धीरे ऊपर की जानिब उठती जा रही थी। हर जवान के पास एक टॉर्च थी जो उन्होंने रोशन कर ली थी। टॉर्च की तेज रोशनी में वो एहतियात से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्होंने कुछ फासला तय किया था कि उन्हें दाएं जानिब एक बड़ा सा कमरा बना हुआ दिखाई दिया। वहाँ काफी तादाद में गोताखोरी के लिबास पड़े हुए थे। इससे जरा आगे लोहे की दीवार बनी हुई थी जिसके साथ लोहे की सीढ़ियाँ थीं। इंस्पेक्टर ने वो सीढ़ियाँ चढ़कर देखा तो दूसरी जानिब समंदर की लहरें लोहे की इस दीवार से टकरा रही थीं। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गया। वो रास्ता बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। किसी भी उफ्ताद पर वो यहाँ से दाखिल होकर फरार हो सकते थे। रात किसी वक्त सब लोग इस सुरंग में दाखिल हुए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने गोताखोरी का लिबास पहना और समंदर में छलांग लगा दी। यहाँ से वो खुले समंदर में चले गए। अब चाहे पूरे जजीरे को हर तरफ से घेरा गया हो, लेकिन वो समंदर में से फरार होने में कामयाब हो गए थे। ये सब कुछ देखकर इस वक्त इंस्पेक्टर के जहन में ख्याल आया, यहाँ से निकलकर वो खुले समंदर से शहर तक कैसे गए होंगे? वो खुले समंदर में कब तक रह सकते हैं? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। कंट्रोल रूम में चंद लोग बैठे हुए थे। कर्नल इफ्तिखार के बिल्कुल सामने इंस्पेक्टर मंसूर बैठा हुआ था। दाएं जानिब डिजिटल क्राइम के माहिरीन और बाएं जानिब बहरी उमूर के माहिरीन बैठे हुए थे। एक तरफ जमाल और उसके दादा थे और इनके साथ ही फिजाइया से एक माहिर बैठा हुआ था। 15 बरस से ज्यादा वक्त गुजर गया और हमारी नाक के नीचे एक जजीरे पर खुफिया सरगर्मियां जारी रहीं। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया? कर्नल इफ्तिखार ने दबे दबे गुस्से में कहा। तो बहरी उमूर के माहिर ने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा, यहाँ कभी भी किसी तरह की कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दी गई। इसके अलावा कुछ मकामात ऐसे थे जिसके बायस ये जजीरा नज़रअंदाज रहा। इस जजीरे के बारे में जिनों, भूतों और रूहों की बातें करके सारी दुनिया की निगाहों से ओझल होकर सरगर्मियाँ चलती रहीं। एक पूरा सिस्टम लेकर वो ये सब कुछ कर रहे थे और आपको पता नहीं चला? कर्नल ने गुस्से में पूछा। सर, आपको भी मालूम है कि तवज्जो उसी वक्त जाती है जब कोई तवज्जो तलब मामला हो जाए। अब ये मामला सामने आया है तो हम समंदर में सब देखेंगे कि कहाँ पर क्या मामला है। उसने जवाब दिया, खैर जो होना था वो तो हो गया, इसे बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल हमारे सामने ये है कि इतनी तादाद में गोताखोर कहाँ गए? एक ऑक्सीजन सिलेंडर समंदर में कितना वक्त निकाल सकता है? कर्नल ने पूछा। सर, एक मफरूज़ा है मेरे पास, अगर इस पर सोच लिया जाए, बहरी उमूर के माहिर ने कहा। हाँ बोले, क्या मफरूज़ा है आपके पास? उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे सामने आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में खाली हो जाता है। अगर सतह समंदर से थोड़ा नीचे रहा जाए और अगर बहुत गहराई में जाएं तो यही सिलेंडर पौना घंटा निकालेगा। अगर बहुत एहतियात से बरता भी जाए तो 1.25 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल समझ गया, कर्नल ने कहा। अब रहा सवाल कि वो कहाँ जा सकते हैं। वो लोग कितने नॉट माइल यहाँ से मतलब जजीरे से आगे जा सकते हैं, ये उनकी रफ्तार पर मुनहसर है। मेरे ख्याल से वो यहाँ से निकले ही इसी वजह से हैं कि समंदर में कोई छोटा जहाज या कश्ती उन्हें लेने के लिए खड़ी होगी। ये सब यहाँ से निकलकर वहाँ तक गए हैं
और उस पर सवार होकर फरार हो गए हैं। ये मफरूज़ा है, इस पर सोचा जा सकता है, बहरी उमूर के माहिर ने कहा। बज़ाहिर आपके मफरूज़े के अलावा कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ सोचा जा सकता है? कर्नल ने कहा। मेरे ख्याल में ऐसा कोई ऑप्शन अभी हमारे सामने नहीं। मुमकिन है बाद में हमारे सामने आ जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। ये केस उलझता जा रहा है, जिसमें कई सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या आप इस केस को देखेंगे, या फिर आपकी मदद के लिए मजीद किसी ऑफिसर को आपके साथ शामिल किया जाए? कर्नल ने इंस्पेक्टर मंसूर की तरफ देखते हुए कहा। ये एक तरह से दबे दबे लफ्जों में इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी दूसरे से कहा जाए। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गया था और ये तंज उसकी पेशावराना जिम्मेदारियों के लिए कोई अच्छा तासुर नहीं था। उसने कर्नल की तरफ देखा और पूरे एतमाद से कहा, अभी तो ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ इस मामले को। ठीक है, आप इसकी रिपोर्ट मुझे जल्द अज जल्द दें। कर्नल ने कहा तो इंस्पेक्टर मंसूर उठा और सैल्यूट करके बाहर चल दिया। कर्नल इफ्तिखार अपने सामने बैठे हुए लोगों की तरफ मुतवज्जो हुआ तो जमाल होले से उठा और बाहर की जानिब चल दिया। उसने देखा कि इंस्पेक्टर मंसूर राहदारी में मुड़ गया था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके बराबर पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने जमाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ओह जमाल, तुम? अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? जमाल ने धीमे से लहजे में पूछा। खुशी हुई तुमने मुझे अंकल कहा। शुक्रिया जमाल, वो मुस्कुराते हुए बोला। मुझे अच्छा लगा तो कह दिया, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने फिर धीमे से लहजे में ही पूछा तो इंस्पेक्टर ने रुक कर कहा, मैं अपने कमरे तक जा रहा हूँ। क्या मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, उन्होंने खुशी से कहा और दोनों चल दिए। इंस्पेक्टर मंसूर अपने ऑफिस में एक कुर्सी पर जा बैठा तो जमाल उनके सामने धरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर किसी भी फाइल को हाथ नहीं लगाया, बल्कि कुर्सी से पुश्त लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसके अंदाज से लग रहा था कि जैसे वो बहुत थका हुआ है। जाहिर है कल शाम से वो भाग दौड़ कर रहा था। सारी रात ही जजीरे पर गुजर गई थी, लेकिन इसका हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। जमाल उसकी हालत देखता हुआ खामोश रहा। आप इतने परेशान क्यों हैं? जमाल ने पूछा। जाहिर है अब मुझे इस केस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी, लेकिन मुझे ये समझ, उन्होंने कहा और फिर कहते कहते रुक गए। इतने में अर्दली उसके लिए चाय का कप और जमाल के लिए जूस रख गया तो वो सीधा होकर बैठते हुए बोला, जमाल पियो। जमाल ने जूस का सिप लिया तो इंस्पेक्टर ने भी कप उठा लिया। वो दोनों कुछ देर तक मशरूब पीते रहे। तभी जमाल ने पूछा, अंकल आप क्या सोच रहे हैं? कहा ना, यही इसी केस के बारे में। ना चाहते हुए भी ये केस उलझ गया है जिसकी समझ नहीं आ रही। उसने परेशानी में कहा, मैं आपसे एक बात कहूँ, जब भी कोई उलझन हो तो उसका सिरा पकड़ना चाहिए, फिर उलझन दूर होना शुरू हो जाती है। उसने कहा ही था कि इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। उसने तजस्सुस से पूछा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि इस केस का सिरा क्या है? तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? उन्होंने फिर तजस्सुस से पूछा तो जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। जब उसकी डोर उलझ जाती है ना, तो मैं उसका सिरा तलाश कर लेता हूँ, फिर डोर आराम से सुलझ जाती है। मतलब तुम ये कहना? इंस्पेक्टर ने पूछना चाहा तो वो बोला, मेरा अगवा या नीली रोशनी का मुअम्मा, मेरा ख्याल है ये दोनों ही हैं। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, इनमें से किसी एक पर तवज्जो दें तो ये केस हल हो जाएगा। तीसरी बात तो ये भी दरमियान में आ गई है कि वो लोग समंदर से कहाँ गायब हो गए। उन्होंने सोचते हुए कहा, अच्छा एक बात और है, अगर वो लोग हाथ आ जाते हैं तो फिर क्या ये केस हल हो जाएगा? जमाल ने पूछा। मेरा ख्याल है हो जाएगा। अब देखो, मार्टिन ही का पता चल जाए तो उससे पूछा जा सकता है कि तुमने ये नीली रोशनी वाली बीम कहाँ से ली? यही नीली रोशनी टैब में है। जमाल तेजी से बोला, तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले उन लोगों के बारे में पता करना चाहिए जो समंदर में लापता हैं। इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा, ऐसा भी किया जा सकता है। वो धीमे से बोला। इंस्पेक्टर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने घंटी बजाई। एक अर्दली फौरन ही सामने आया तो इंस्पेक्टर ने कहा, मलिक साहब को बुलाओ। जी बेहतर, ये कहते ही वो तेजी से पलट गया। मलिक उनका मातहत था। कुछ ही देर बाद वो आ गया तो सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हें साहिल पर मालूमात के लिए कहा था? जी सर, कुछ देर पहले मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी जैसे ही मुझे उसने कहना चाहा।
तो इंस्पेक्टर धाड़ते हुए बोला, वो जो भी मालूमात हैं मुझे बताओ। जी सर, वहाँ एक छोटा जहाज़ मिला है जिसमें कोई शख्स तो नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे गौताखोरी के लिबास मौजूद हैं। उसके मालिक को तलाश किया जा रहा है, वो अभी तक मिल नहीं सका। उसने कहा ही था कि इंस्पेक्टर तड़प कर उठा। उसने इंतहाई गुस्से में कहा, आप इसे इतनी सी इत्तला कह रहे हो? एक छोटा जहाज और उसमें पड़े हुए। सर मेरी बात तो सुन लें, ये तस्दीक शुदा इत्तला नहीं है, किसी ने किसी से सुना है। अब क्या वाकई ऐसा ही है? मैं इसकी तस्दीक के बाद आप तक ये बात पहुंचाना चाहता था सर। मलिक ने वजाहत भरे अंदाज में कहा, ये इतनी सी इत्तला भी बहुत बड़ी है, आओ मेरे साथ, इंस्पेक्टर ने कहा और अपनी कुर्सी से उठ गया। अंकल, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ आ जाओ। ये कहता हुआ वो बाहर निकला तो जमाल भी उसके साथ हो लिया। बाहर पुलिस जीप खड़ी थी, वो उसमें बैठे और साहिल की जानिब रवाना हो गए। आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। उनके दाएं जानिब समंदर था जो इस वक्त खासा पुरसुकून था। लहरें आती और फिर सुकून से पलट जाती। साहिल पर ही काफ़ी सारे छोटे जहाज, फेरी और छोटी बड़ी कश्तियां खड़ी थीं। इंस्पेक्टर बेचैनी से टहल रहा था। उससे थोड़े से फासले पर जमाल समंदर की तरफ चेहरा किए दूर अंधेरे में घूर रहा था। वो थोड़ी देर पहले जहाज से होकर आ चुके थे। ज्यादा तादाद में गौताखोरी के लिबास देखकर वो समझ गए थे कि जो मफरूजा बहरी उमूर के माहिर ने दिया था, ये सब कुछ वैसा ही हुआ था। इसके अलावा वहाँ से कुछ नहीं मिला था। ये छोटा जहाज जिस शख्स की मलकियत में था, वो अभी तक मिल नहीं सका था। वो सब उसी के इंतजार में खड़े थे। थोड़ी देर बाद चंद पुलिस वाले एक मोटे से छोटे कद वाले मल्लाह को लिए आ गए। उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी और कंधों पर 4 खाने का रुमाल था। वो काफी घबराया हुआ था। वो सामने आते ही हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझसे क्या खता हो गई सर? ये जहाज कौन लेकर गया था खुले समंदर में? इंस्पेक्टर ने फौरन पूछा। जी मैं लेकर गया था, उसने उलझते हुए अंदाज में कहा। किसने कहा था जहाज समंदर में ले जाने को? उसने कहा, एक शख्स आया था जी। उसने कहा कि काफी सारे माहीगीर समंदर में फंस गए हैं, उन्हें लेकर वापस आना है। चूंकि उनकी जान को खतरा है, वो फंसे हुए हैं, इसलिए फौरन निकलना है, उसने तेजी से कहा। और तुम सोचे समझे बगैर निकल पड़े? इंस्पेक्टर ने पूछा। जनाब वो मजबूर था, उसने बेचारगी से कहा। तुम्हें कैसे पता कि वो मजबूर था? इंस्पेक्टर ने तंज से पूछा। वो ऐसे जनाब कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे मांगे तो उसने फौरन देने का कहा। आधे पैसे तो उसने फौरन ही दे दिए। मैं उसे लेकर निकल पड़ा। उसकी मजबूरी थी तो उसने ऐसा किया, उसने घबराए हुए लहजे में बताया। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। हम खुले समंदर में चले गए, उसने बताया। कब तक रहे वहाँ पर? इंस्पेक्टर ने सोचते हुए पूछा। मेरे ख्याल में आधे घंटे से भी कम। मैं खुद हैरान था कि वो मुझे सीधा उसी जगह पर ले गया जहाँ समंदर से गोताखोर निकलते ही आ रहे थे। 10 से 15 मिनट में उन्होंने अपनी सारी गिनती पूरी की और मुझे वापस चलने का कहा। उसने हैरत भरे लहजे में कहा तो इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम उन्हें साहिल तक ले आए? इस दौरान उन्होंने क्या बातें की? जी मुझे नहीं पता, कोई किसी दूसरी ही जबान में बातें कर रहे थे। वैसे भी मैं कौन सा उनके पास था, मैं तो अपना जहाज चला रहा था। मैंने उन्हें साहिल पर उतारा तो वो मुझे रकम देकर चले गए, उसने बताया। तो इंस्पेक्टर ने पूछा, और गोताखोर वाले लिबास? कहने लगे कि मैं उन्हें कहीं समंदर में फेंक दूं। उसने फौरन ही कहा, तुम फिलहाल पुलिस की निगरानी में रहोगे, तुमसे अभी बहुत ज्यादा बातें होनी हैं। इंस्पेक्टर ने कहा तो वो मल्लाह घबरा गया। जनाब जो बात पूछनी है वो यहीं पूछ लें, कसम से मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, उसने रोहनसा होते हुए कहा। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जो पुलिस वाले उसे लाए थे उन्होंने उसे पकड़ा और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। कुछ देर बाद सब वहां से चल दिए। जमाल बिल्कुल खामोश था, उसके अंदर कोई ऐसी हलचल नहीं थी, कोई बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी जिससे उसे कोई इशारा ही मिल जाता। हालांकि वो भी इंतहाई परेशान था कि वो लोग शहर में आ गए हैं, लेकिन अब मिलेंगे कैसे? उसे सिर्फ यही एहसास हो रहा था कि कुछ परेशान ख्यालात तेज़ हवा की मानिंद उसके दिमाग में चल रहे हैं। वो कोई वाज़ेह सूरत इख्तियार नहीं कर पा रहे थे जिससे वो कोई नतीजा अखज़ कर सकता हो।